आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हमारी कक्षा है विज्ञान की। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज हमारी विज्ञान की कक्षा है। तो हम चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण वाला चैप्टर, लेसन नंबर 2। तो हमने कुछ सामान्य बातें जो इससे पहले पढ़ी, तो मैं एक बार आपको फटाफट थोड़ी सी दोहरा देता हूँ कि जैसे हमने पहले अम्ल, क्षारक और लवणों के सामान्य गुण जो हमने पढ़े, जो सामान्य गुण जो हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं, और ऐसे सामान्य गुणों के बाद हमने लिटमस पत्र के बारे में जाना कि लिटमस पत्र जो है वो क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। तो आपको याद होगा कि लिटमस पत्र जो है वो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने जाना था। और फिर कुछ जो है वो गंधीय सूचकों के बारे में भी हमने पढ़ा, उसमें कि सूचक जो हैं जैसे फिनोलेप्थिलीन और हल्दी, ऐसे कुछ ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, लिटमस वगैरह सारे। और कुछ गंधीय सूचकों के बारे में भी हमने पढ़ा था इसमें। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जो वीडियो आप दोबारा देखिए, मेरा पार्ट 1 जो है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो गंधीय सूचकों के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है कुछ अम्लों और क्षारों के जो रासायनिक गुण हैं, ठीक है, तो रासायनिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहले पढ़ा था कि अम्ल प्लस धातु जो है वो क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो बच्चों आपने देखा था कि हमने प्रयोग के द्वारा भी ये देखा था कि अम्ल और धातु जब क्रिया करते हैं तो एक तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। और प्लस हमेशा क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रयोग के द्वारा समझा था। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण हमने जो है वो ये पढ़ा कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बाद जो एक इसका अपवाद था वो आपको याद रखना है बच्चों कि एकमात्र क्षार जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वो क्या करता है, धातुओं से क्रिया करके जिंक के साथ, वही केवल किसके साथ क्रिया करता है, धातु यानी जिंक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनाता है, और ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये एक बहुत ही अपवाद है बच्चों, अपवाद स्वरूप आप इस अभिक्रिया को याद रखें कि एकमात्र क्षार है ये, ठीक है। ये क्षारक होता है, आप जानते हो कि एकमात्र क्षारक है जो धातुओं से क्रिया करके यानी जिंक से क्रिया करके और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये अपवाद स्वरूप अभिक्रिया जरूर आप याद रखेंगे। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि अम्ल जो है यानी अम्ल जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं। तो कार्बोनेट बच्चों वो यौगिक होते हैं जो CO3 के होते हैं, और बाइकार्बोनेट वो होते हैं जो HCO3 के होते हैं। तो इसकी समीकरण हमने पढ़ी थी कि अम्ल जब क्या करते हैं, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के यौगिकों से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और दूसरे यौगिक भी बनाते हैं। तो वो रासायनिक समीकरण आप याद रखें। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसका पता कैसे लगाते हैं कि यदि इस यहाँ जो ये गैस बनी है इसको CaOH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, CaCO3 बनेगा, यानी ये सफ़ेद जो है वो हो जाएगा, यानी दूधिया रंग हो जाएगा इसका। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो है वो क्या बनता है कि ये बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अम्ल जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिकों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके अलावा हमने जो है कुछ बच्चों आप क्या करेंगे, कुछ अम्ल और क्षारक जो हैं उनके रासायनिक सूत्र भी याद रखना आप, कम से कम 3-3, 4-4 जो है वो रासायनिक इनके सूत्र भी याद रखें आप। जैसे आपको पता है कि HCl, H2SO4, HNO3, CH3CO ये सब अम्ल होते हैं, और NaOH, NH4OH और CaOH की ट्वाइस, ये सब जो है इसमें 4-4, 5-5 जो उस किताब में दे रखे हैं, तो उनको अच्छी तरह लिख के याद करें बच्चों।
ये क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो आपका पेन चलते रहना चाहिए, तभी आप जो है वो इसको सीख पाएंगे। तो ये कुछ हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जितने भी सारे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन वाले होते हैं वो सारे अम्ल नहीं होते हैं। तो वो जो प्रयोग हमने किया था उसमें कि जब पानी के अंदर जो है वो, जैसे आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, तो ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो इसमें भी 12 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो ये ग्लूकोज को जब पानी में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर हाइड्रोजन वाला पदार्थ है वो अम्ल नहीं होता है। और जब HCl को आप घोलेंगे उसके अंदर पानी में, तो आपने देखा कि जो है वो बल्ब जल जाता है। वो प्रयोग आपको याद होगा, आप दोबारा देख लेना। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बनता है प्लस ये आयनीकरण हो जाता है इसका और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हर हाइड्रोजन वाला जो पदार्थ है वो अम्ल नहीं होता है। केवल अम्ल वो होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही अम्ल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्षारक जो है वो भी आप याद रखें। जैसे आपको पता है कि अल्कोहल जो होता है, ठीक है, जितने भी अल्कोहल होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे C2H5OH जिसको अपने एथिल अल्कोहल कहते हैं या स्पिरिट भी कहते हैं जिसको, या शराब में भी ये होता है। तो आप देखते हैं कि इसमें भी OH है, लेकिन जब इसको जल में घोलते हैं तो इसका आयनीकरण नहीं होता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन ये नहीं देता है, ठीक है। लेकिन NaOH जो है वो जल में घोलने पर क्या करता है, OH आयन देता है, ठीक है। इसलिए ये जो एक क्षार है और ये एक क्षार नहीं है। तो हर वो पदार्थ जिसमें OH हो वो एक क्षार नहीं होता, केवल OH देने वाले ही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ठीक है, और जो अधातुओं के ऑक्साइड रहते हैं जैसे CO2 है, तो आप जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्षारीय होते हैं। क्या होता है बच्चों, क्षारीय होते हैं। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये हमने प्रयोग उसमें देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी हमने पढ़ी थी, इसको आप याद रखें बच्चों अच्छी तरह लिख के, और वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे, समीकरण लिख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना हमने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। अब चलते हैं चैप्टर पर आगे, उसमें क्या है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फिर जो भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लिख के भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है, यानी कैसे बिहेव करता है, तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो प्रयोग दिया गया बच्चों, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया गया इसमें। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रखनली है, तो इसके अंदर ये जो दाने से आपको दिखाई दे रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक होता है वो डाला गया इसमें, और ऊपर से यहाँ पर H2SO4 सांद्र H2SO4 डाला गया इसमें। सांद्र यानी इसमें पानी की मात्रा कम है, वो डाल देने के बाद यहाँ पर क्या किया है, तो ये कॉर्क लगा करके एक इसमें यहाँ पर ये कांच की नली लगाई गई है। तो क्या होता है बच्चों की जब NaCl और H2SO4 में अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या बनता है, एक तो बनता है उसमें NaCl क्या Na2SO4 बनता है, और साथ में बनता है इसमें HCl गैस बनती है, ठीक है। तो वो मैं आपको समीकरण लिख करके बता दूंगा। जैसे ये यहाँ पर बताया कि HCl गैस बनती है, तो ये HCl गैस है बच्चों। और तो आप जानते हैं चूँकि HCl अम्ल होता है, तो जब हम यहाँ पर इसके पास ये जो नली का मुख है यहाँ पर जब आप इसमें नीला लिटमस पत्र ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका रंग लाल नहीं होता है। तो क्या कारण है, क्योंकि ये HCl गैस बन रही है, मतलब अम्ल बन रहा है, फिर भी ये लाल नीले को लाल नहीं कर रहा है। तो इसका कारण आपको समझना होगा बच्चों। इसका कारण ये है कि यहाँ पर चूँकि सांद्र H2SO4 लिया गया और सोडियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो ये शुष्क गैस बनती है, बिल्कुल एकदम इसमें नमी नहीं होती, बिल्कुल सूखी गैस बनती है। तो यही प्रयोग यदि इसमें हम क्या करें, इस नीले लिटमस पत्र को यदि आप भिगो करके ले जाएंगे, यहाँ पर भिगो करके ले जाएंगे और ये गैस इसके मुख के पास ले जाएंगे तो ये नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा।
तो भिगोने पर हो गया, सूखा नहीं हुआ। तो इसका जो कारण है वो ये है बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये HCl अम्ल है, ठीक है। HCl अम्ल जब जल से अभिक्रिया करता है, यानी अभिक्रिया मतलब जल में जब इसको खोलते हैं अपने, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन के लिए आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है कि हाइड्रोजन आयन कभी अकेले नहीं रहते हैं, वो जल के अणु के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो ये आपको H3O+ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो बिना जल के जो है वो HCl का जैव विद्युत अपघटन नहीं हो सकता, यानी वो आयनों में विभक्त नहीं हो सकता है, इसलिए वो नीले पत्र को लाल नहीं कर पा रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि अम्ल जो होते हैं या क्षार जो होते हैं वो केवल जल में ही आयन देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जैसे दिखाया कि जब हम NaOH को जो है वो पानी में घोलेंगे तभी जो है वो क्या बनेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। और यहाँ पर भी जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे पानी में तो ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा कि अम्ल और क्षार जो होते हैं केवल पानी में घोलने पर ही आयनीकृत होते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते हैं, वो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए इसमें। और ये आप यहाँ पर ये थोड़ा दे रखा है कि बच्चों अम्लों और क्षारों से हमेशा बचना चाहिए, इनको छूना नहीं चाहिए, कपड़ों पर भी नहीं गिरने देना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं आपके लिए। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। विज्ञान में लैब में जब भी आप अम्ल क्षार के कोई प्रयोग करें या उनके संपर्क में कभी आप आएँ तो कभी भी उनको छूना नहीं है, कपड़ों पर नहीं गिरने देना है और जूतों पर भी नहीं गिरने देना है। कई बार आप खड़े रहते हैं लैब में, जूतों पर गिर जाता है तो इससे आपके जूते खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो हम चूँकि पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों होता है ऐसा, इस कारण से होता है कि अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये दोनों मिलकर के जल का एक अणु बना लेते हैं। इस प्रकार से जल बनता है और साथ में क्या बनता है, लवण बनता है। तो ये लवण और जल बना रहे हैं, तो इस प्रकार से ये अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जब लवण और जल बनाते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और बच्चों आपको यहाँ पर बताइए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र जो है वो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, यानी ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। तो इनमें क्या है कि जब पानी घोल करके हम इनको तनु बनाते हैं, मतलब इनमें जब पानी की मात्रा घोलते हैं तो उसको तनुकरण कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप सांद्र H2SO4 के अंदर पानी डालेंगे और जिस बर्तन में यानी जिस बीकर में आप डाल रहे हैं यदि उसको टच करके देखेंगे तो वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बच्चों कि अम्ल और क्षार के अंदर धीरे धीरे पानी क्यों डालना चाहिए, क्योंकि यदि आप तुरंत पानी डाल देंगे, एकदम से पानी डालेंगे तो बहुत तेज ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जिससे क्या है कि वो नली वगैरह टूट सकती है, यानी वो जो फ्लास्क वगैरह आपने लिया है वो टूट सकता है और उफन करके आस्फलित होकर के मतलब उफन करके वो बाहर आ सकता है, जिससे आप पर गिर सकता है, कपड़ों पर गिर सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें धीरे धीरे से पानी डालना चाहिए। और जब किसी भी अम्ल और क्षार में पानी घोला जाता है, उसको पानी मिलाया जाता है, तो उसके आप जानते हैं कि H3O और OH आयन की जो सांद्रता उसमें कमी आएगी, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना पानी घोलते जाएंगे उतना ही जो है उसमें अम्ल की जो मात्रा घटती जाएगी और पानी बढ़ेगा, तो ठीक है। तो इकाई आयतन में जो है इन आयनों की कमी हो जाएगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है। तो और पानी घोलने के बाद जो अम्ल और क्षार होते हैं वो तनुकृत कहलाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि अम्ल और क्षार में धीरे धीरे पानी क्यों मिलाना चाहिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ठीक है। तो अब अम्ल और क्षारों की प्रबलता की जांच करते हैं।
तो अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों कि जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे अम्ल जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात हमें समझना होगी कि कोई भी अम्ल जब जल में घोला जाता है तो वो कितने हाइड्रोजन आयन देता है, कम देता है, ज़्यादा देता है। तो इसको जांचने के लिए या इसके आधार पर ही अम्लों की जो है वो क्या हत्या होती है, उनकी प्रबलता तय होती है। कोई अम्ल कितना प्रबल है या दुर्बल है वो इसके आधार पर तय होती है। तो इसे जांचने के लिए बच्चों एक पैमाना बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये पीएच स्केल की यहाँ से डेफिनेशन आप याद रखें कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापेगा। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता होगी उतनी कम हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होगी, तो वो इसके आधार पर दोनों। तो यहाँ पर पी से पीएच आप देख रहे हैं, पी से मतलब है बच्चों पुष्टांश, यानी ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। इस प्रकार से ये जो पीएच स्केल है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ये स्केल जो देख रहे हैं इसको गौर से आप देखें कि इसके यहाँ पर बीच में ये 7 बिंदु दे रखे हैं। बिंदु बीच में कितना है, 7 है। और जब आप इस तरफ आएंगे बाईं तरफ तो ये घटता जाएगा और यहाँ पर 0 पर पहुँच जाएगा। और जब यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और कहाँ तक बढ़ेगा, 14 तक। इस प्रकार से इस स्केल पर कुल कितना होता है, इस पर जो कुल होता है 0 से लेकर के 14 तक। तो 7 का बिंदु जो होता है बच्चों वो उदासीन माना जाता है। ठीक है, यानी 7 का बिंदु उदासीन होता है, यानी 7 यदि मान है किसी भी विलयन का तो उसको न अम्लीय न क्षारीय, वो उदासीन हो गया। ठीक है, अब 7 से जितना कम होता जाएगा तो आप देख रहे हैं कि नीला क्षेत्र जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बाईं तरफ बढ़ेंगे तो ये जो है नीली पट्टी चौड़ी होती जा रही है और यहाँ पर जाकर के फुल चौड़ी होगी, पूरी हो गई इतनी। तो इस प्रकार से यहाँ 0 पर जब मान आ जाएगा किसी विलयन का पीएच यदि 0 है तो वो पूर्ण अम्ल है, एकदम 100% अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से आप ये जानें। और जब आप इससे दाईं तरफ जाते हैं तो आप देखें कि ये नीली पट्टी क्या होती जाती है, जो पतली होती जाएगी, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी। और सफ़ेद वाला भाग जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को बताता है। तो मतलब ये हो गया कि जब हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे, अर्थात विलयन जो है वो क्षारीय होता जाएगा। तो जब हम इससे यहाँ दाईं तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती रहती है और बाईं तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती रहती है। इस प्रकार यदि किसी विलयन का मान 7 से कम है, ठीक है, तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। और जितना 7 से कम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होता जाएगा। और यदि 7 से बढ़ता जाएगा तो विलयन जो क्षारीय होता जाएगा। 7 से जितना ज़्यादा मान होगा उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पर ये कुछ पदार्थों के आपको जो नाम दे रखे हैं कि इनकी जो है वो क्षारीयता या जो है अम्लीयता, इसको जांचना है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ पदार्थों के नाम आपको यहाँ पर, जैसे नींबू का रस है, ये चीज़ें दे रखी है। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं बच्चों कि जो लार होती है, ठीक है, तो लार जो है वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक इसकी जो है क्षारीयता होती है। तो वो अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस पर। और यानी दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे अपने मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब हम पेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो है वो कुछ पदार्थ रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे लार से क्रिया करके जो अम्ल बना लेते हैं तो अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार मुख साफ रखना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं कि जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो सिर्फ क्षारीय होते हैं, तो मुख को साफ करते हैं, जब उसके साफ करने के बाद वो मुख जो है वो क्षारीय हो जाता है। तो पदार्थ की प्रकृति यहाँ पर क्या होगी, क्षारीय हो गई। ठीक है, और लार खाना खाने के बाद जो है वो आपको पता है कि खाना खाने के बाद जो है वो उसमें आप चूँकि कुछ पदार्थ रहेंगे वहाँ पर तो वो अम्लीयत आ जाती है थोड़ी उसमें। ठीक है, और नींबू का रस तो आप जानते ही हैं कि नींबू जो है वो
अम्लीय होता है, अम्ल होता है, तो इसकी प्रकृति तो अम्लीय होगी। और अम्ल जो है नींबू का रस जो उसकी अम्लीयता बच्चों 2.2 से लेकर के 2.4 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस पर लिख पाना संभव नहीं है, वरना मैं आपको लिख करके बता देता। ठीक है, तो यहाँ 2.2 से 2.4 आप याद रखें। आपको बताया था कि 7 से जितना कम होता जाएगा उतना अम्ल जो है बढ़ता जाएगा। तो पीएच का जो मान होगा इसका क्या होगा, वो जो है वो 2.2 से 2.4 होगा। आप जानते हैं कि जो अम्लीय होते हैं वो नीले को लाल करेंगे, तो ये जो है वो लाल कर देगा नीले को, क्योंकि अम्लीय है। और यहाँ पर इसके बाद जो है वो अपने बात करें कॉफ़ी की, जैसे तो कॉफ़ी जो है बच्चों वो भी 4.5 से 5.5 तक होता है उसका, तो ये भी अम्लीय हो गई, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और टमाटर का रस जो होता है वो भी आप जानते हैं कि टमाटर खट्टे भी होते हैं, तो 4.5 से लेकर के और 4 से लेकर के 4.5 तक हो सकती है, तो ये भी अम्लीय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है वो, और यहाँ पर ये जो क्षार है ये आप जानते हैं, तो इसकी जो यदि NaOH है ये यदि एकदम सांद्र है तो ये पूर्ण क्षार होता है। ठीक है, तो इसकी pH 14 हो जाएगी। और HCl आप जानते हैं कि ये अम्लीय होता है, तो इस प्रकार से आप जो है वो इनको आप माप सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप कुछ यहाँ पर ये स्केल पे दिखा रखा है आपको, क्योंकि 7 जो है उदासीन होता है, तो 7 से कम आएंगे तो नींबू के रस को आप अभी मैं आपको बताया था कि 2.2 से 2.4 तक होता है, तो नींबू का रस जो है वो यहाँ पर इसमें गलत दिखा रखा बच्चों, ये यहाँ आना चाहिए था 2.2 से 2.4 तक लगभग, तो ये यहाँ होना चाहिए था इस जगह इसमें। ठीक है, तो ये गलत संकेत लगा रखा है। और जठर रस जो है हमारे पेट के अंदर जो अम्ल होता है वो भी HCl अम्ल होता है, तो उसकी सांद्रता जो है वो 1.2 होती है pH उसका। और शुद्ध जल जो है वो आप जानते हैं कि एकदम जो है वो शुद्ध जल यदि अशुद्ध जल हो तो वो अम्लीय होता है, निक्षारीय होता है। और रक्त की आप यहाँ पर याद रखें, रक्त की जो pH होती है वो 7.4 होती है, यानी रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जो अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, जो अपने कभी गैस्ट्रिक हो जाती है, मान लो पेट के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है तब लेते हैं, तो उसकी जो है pH 10 होती है, ये भी आप याद रखें। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप जानते हैं कि प्रबल अम्ल होता है, तो इसकी 14 हो गई। तो ये कुछ यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है वो आप याद रखें। ठीक है, और ये जैसे आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये लाल रंग बढ़ता जा रहा है और इधर नीला रंग बढ़ता जा रहा है, यानी ये लाल को नीला करते हैं क्षार जो होते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। pH स्केल की परिभाषा, pH की परिभाषा भी याद रखें और इनके कुछ मान भी आप याद रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो उतने प्रबल अम्ल होंगे, और जितने ज़्यादा कम देंगे तो वो क्या होंगे, क्षार होते जाएंगे। तो प्रबल अम्ल होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अब pH स्केल का महत्व जो क्या है, तो ये जो है वो यहाँ पर जैसे ये यहाँ देख सकते हैं कि क्या पौधे एवं पशु जो pH के लिए संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज़ बताई गई है कि हमारा शरीर जो होता है वो देखो, यहाँ पर ये आप आंकड़ा याद रखें कि हमारे शरीर का जो pH होता है वो 7.0 से 7.8 तक होता है। ठीक है, ये चीज़ें बच्चों हमेशा छोटे प्रश्नों में पूछी जाती है चीज़ें, तो हमेशा आप इस प्रकार की याद रखें। और देखो यहाँ पर जो वर्षा का जल जो है जब उसकी pH 5.6 से कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको भी जानना है बच्चों। आप जानते हैं कि जब कुछ महीने बारिश नहीं होती है तो आप जानते हैं कि वातावरण में इतना धुआं, जैसे कितने वाहनों से धुआं निकलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, या AC होते हैं, फ्रिज होते हैं, इनसे भी गैसें निकलती रहती है। तो ये वातावरण में जा कर के ऊपरी परतों में जमा हो जाती है, और जब बरसात होती है तो वो जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं। और फिर जब बारिश होती है तो वो साथ में आने लगते हैं। तो जब कुछ दिन के बाद बारिश होती है तो उसमें कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर की चमड़ी खराब हो सकती है, और ऐसी बरसात जो है पौधों के लिए भी हानिकारक होती है। तो आप इसमें याद रखें कि जब pH जो है वो 5.6 से कम हो जाए
तो वो ऐसी बरसात जो है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये जो है वो जीवों के लिए या पौधों के लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ जानने योग्य बातें, इनको भी आप पढ़ा करो। ये वैसे आपके टेक्स्ट के हिसाब से नहीं है, बल्कि आपके नॉलेज के हिसाब से दे रखिए कि आप इन चीज़ों को भी जानें। फिर देखो यहाँ पर ये बगीचे की मिट्टी जो होती है, तो यहाँ पर बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी के लिए सुग्राही होते हैं। तो मिट्टी की जांच करा के यदि फसल बोएं या पौधे लगाएं तो उससे बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। तो इसलिए पीएच का महत्व जो है वो कृषि के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि पाचन तंत्र में जो है पीएच का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर जो है वो, जिसको उदर रस कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उसकी जो अभी अपने यहाँ पर देखी थी पीएच जो 1.2 होती है, आपने यहाँ स्केल में देखा था, ये रहा। तो ये जो है वो हम जब भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसको पचाने का काम आता है। ठीक है, पचाता है वो भोजन को। और यदि कभी जो है मान लीजिए हमने खाना नहीं खाया, ऐसे कोई पदार्थ खा लिया जो अम्लीय है, तो इसके कारण हम क्या कहते हैं कि हमें पेट में दर्द होने लगता है या जलन होने लगती है, तो हम ये कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए बच्चों, एंटी एसिड का प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें खास करके जैसे बहुत सारे लोग इनो पीते हैं, तो ये या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है ताकि ये दुर्बल इच्छार होते हैं, ताकि पेट की अम्लीयता को ये समाप्त कर दें। तो इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र के लिए भी पीएच का बहुत महत्व है। तो ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे पेट की अम्लीयता बढ़ सकती है और आपको एसिडिटी भी हो सकती है। या ऐसे कुछ पदार्थ जो है वो फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास यहाँ बनता है कि पीएच का जो है हमारे दांतों के लिए क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि हमारे मुंह का यदि पीएच 5.5 से कम हो जाए, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे जो लार का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 तक होता है। तो कई बार क्या है कि मुंह साफ नहीं करने से या कुछ अन्य कारण से जो हमारी अम्ल की यदि मुख की अम्लीयता जो 5.5 से कम हो जाए, तो इससे क्या होता है कि हमारे दांत जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो वो सफ़ेद किसके कारण होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम हाइड्रो एक्सपीरेट्स, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका क्रिस्टलीय रूप होता है जिसको एनेमल कहते हैं, ऊपरी परत जो है वो, इसको क्या करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। जिसे अपने बोलते हैं ना कि दांतों में कीड़ा लग गया, लेकिन एक्चुअल में कीड़ा नहीं लगता है। वो क्या कि ऊपरी परत जो होती है, एनिमल जो होता है, दंत वल्क जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि कटाव लगना शुरू हो जाता है उसमें। तो कठोरता दांतों में खत्म हो जाती है। इस कर धीरे धीरे दांत जो है वो खुरने लगते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे करके वो दांत नष्ट भी हो जाते हैं, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि मुख को साफ रखना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ जमा नहीं रहने देनी चाहिए। या नींबू वगैरह जब भी आप खाएं तो तुरंत मुख को साफ कर लेना चाहिए। और चाय वगैरह पीते हैं तो भी मुंह जो है वो कुछ देर के बाद, तुरंत नहीं, क्योंकि चाय गर्म होती है तो दांतों में दर्द होने लग जाएगा। तो चाय पीने के 2, 4, 5 मिनट बाद जो है मुख को साफ कर लेना चाहिए, ताकि मुख में जो बैक्टीरिया वगैरह किसी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ जमा नहीं रहे। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये मुख की जो 5.5 से कम होने पर पीएच जो है वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए आप हमेशा दांतों को साफ रखें, दिन में कम से कम 2 बार जो है वो टूथपेस्ट करें, आप मुख को साफ रखें। ठीक है, इसके अलावा ये जो पशुओं और पौधों द्वारा जो है वो आत्मरक्षा में भी कुछ अम्ल बनाए जाते हैं या इच्छार बनाए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी रक्षा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि टांटिया वगैरह होता है या मधुमक्खी होती है, टांटिया जिसको ततैया कहते हैं, तो वो जब काटते हैं, ये नेटल जो है वो, यहाँ पर नेटल नाम दिया हुआ ना, तो ये क्या करते हैं कि जब वो काटते हैं तो आपको पता है आपको दर्द होता है मधुमक्खी काटने पर, या तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि मेथेनोइक अम्ल जो है वो हमारे शरीर में डंक के द्वारा छोड़ देते हैं। ठीक है, वो कोई कांटा नहीं चुभोते हैं, कांटा जो उनका होता है उसके द्वारा वो क्या करते हैं, अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे हमें जलन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वो अपनी रक्षा के लिए भी अम्ल अपने कांटे में रखते हैं, अपने डंक में रखते हैं। ठीक है, तो इससे लिए कुछ यहाँ पर जैसे कुछ उपाय भी बताएं कि ऐसा यदि कोई ऐसा जानवर काट लेता है, तो ये जो आपको पौधा बताया यहाँ पर कि इसकी पत्तियों को रगड़ लेने पर भी जो है वो
और ये नेटल जो है इसका नाम है, ठीक है। इसके पत्तियां रगड़ने पर जो है उसका जो है वो प्रभाव कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कई बार आपको जो मधुमक्खी या टांटी या डंक मार लेता है तो आप उस पर चूना लगाते हैं या फिर टूथपेस्ट लगाते हैं, तो उसका भी यही कारण होता है कि वो जो क्षारीय होते हैं टूथपेस्ट वगैरह या जो चूना होता है तो वो अम्ल की जो उसकी सक्रियता को कम कर देता है, जिससे आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्व जरूर याद रखिए, इनमें से पूछे जाते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर जो है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दे रखी है कि सिरका जो है उसका क्या नाम होता है। तो ये एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COH, इसका जो पारंपरिक नाम है वो सिरका है। तो इस प्रकार इनके जो है वो किस प्रकार के अम्ल में क्या पाया जाता है, तो इस प्रकार सिरके में ये होता है, संतरे में ये होता है, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं, तो इनके जब मैं अगले वीडियो में जब अपने चैप्टर ख़त्म करेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन आपको जो है वो बताऊंगा, इनके आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें जो है बच्चों बच गया लवण। तो अम्ल क्षार के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो इसमें लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ लवणों के नाम आपको जैसे यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये जो है तो ये लवणों के नाम भी आप याद रखें। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो इनके बारे में अपने जानेंगे कि लवणों का pH कैसे होता है, या ठीक है किस प्रकार से वो लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, और क्यों होते हैं। ये सब बातें जो अपने आगे वाले वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपने पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ाई है कि उदासीन मान जो 7 होता है, और 7 से कम होने पर वो अम्लीय होने लगता है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होने लगता है। तो ये बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। तो प्रबलता इस आधार पर निर्भर करती है कि 7 से जितना कम होगा pH का मान उतना ही प्रबल अम्ल होता है, और 7 से जितना अधिक होगा उतना ही क्षारीय होता है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको जो है नमक जो है उससे रसायन यानी नमक के बारे में पढ़ेंगे अपने, और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर किया करें, और पूरा वीडियो देखा करें बच्चों। ये विज्ञान जो है वो आप जितनी बार इसको सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, लिख करके याद करेंगे तो आपको जो अच्छी लगने लगेगी। और विज्ञान का बहुत महत्व है। यदि आप विज्ञान लेकर के पढ़ते हैं तो ये मानिए कि चूँकि आर्ट्स वगैरह के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या है लोगों की, तो वहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो यदि आप विज्ञान विषय आगे लेकर के पढ़ते हैं तो आपके लिए भविष्य में आपके किसी न किसी प्रकार के रोजगार की या नौकरी की बहुत संभावना बढ़ जाती है। तो आप विज्ञान को जरूर पढ़ें और मन लगा करके पढ़ा करें। और विज्ञान केवल सुनने से नहीं, सुनने से आप समझ सकते हैं, लेकिन सीखेंगे आप लिखने से ही, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है वो पढ़ें, सुने इसको, और पूरा वीडियो सुना करें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट किया करें। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।